नंदिता मैम, बहुत सारे वायरस हैं जो हमारे सिस्टम्स पर असर डालते हैं, तो क्या सिर्फ वायरस के बारे में जानने से काम चल जाएगा? दरअसल और भी कई चीजें हैं राजेश। तुम्हें वर्म्स के बारे में भी जानना चाहिए। वर्म्स? कंप्यूटर में इनका क्या काम है मैम? वर्म्स भी घुसपैठियों के बनाए हुए प्रोग्राम होते हैं जो किसी व्यक्तिगत सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। वर्म्स मैलिशियस कोड होते हैं जो खुद की नकल बनाकर दूसरे सिस्टम्स में पहुंच जाते हैं, पर किसी दूसरी फाइल से नहीं जुड़ते। वर्म्स वायरसेस की ही तरह खतरनाक होते हैं। वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में घुसने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद वे संवेदनशील जानकारी चोरी करने, फाइल्स को खराब करने और दूसरे मसलों के साथ दूर से एक्सेस के लिए सिस्टम में घुसने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह के मालवेयर एक दूसरे तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम के अंदर स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हैं। तो मैम, वर्म्स नेटवर्क में दूसरे तरह के तत्व हैं जो हमारे सिस्टम में घुस सकते हैं। बिल्कुल राजेश। हालांकि वर्म्स वायरस से थोड़े अलग होते हैं। हम उन्हें एक दूसरे प्रकार का मालवेयर कह सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में इन्हें स्टैंड अलोन कहते हैं। ये एग्जीक्यूटेबल होते हैं और नेटवर्क खामियों और कमजोरियों से फैलते रहते हैं। तो भी एक वर्म बनावट में वायरस की तरह ही होता है, पर कुछ बातें वायरस से अलग होती हैं। वायरस के विपरीत वर्म किसी प्रोग्राम या फाइल से जुड़ने पर ही निर्भर नहीं करता है। जैसे ही ये किसी सिस्टम में पहुंचता है, खुद सक्रिय हो जाता है। इसे आगे बढ़ने या फैलने में किसी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना किसी मदद के आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट की खूबी का फायदा उठाने की क्षमता होती है। वर्म्स फैलने के लिए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की कमियों का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए WannaCry रैनसमवेयर वर्म को लेते हैं। उसने एक ऐसी कमजोरी का फायदा उठाया था जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तैयार नहीं किया गया था। वर्म्स ऐसे मालवेयर होते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या OS की खामियों का फायदा उठाकर खुद को फैलाते रहते हैं। वर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अक्सर उस हिस्से का प्रयोग करते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए स्वचालित और अदृश्य है। ये इंटरनल नेटवर्क की कमजोरियों और खामियों का उपयोग करता है, क्योंकि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इसी से जुड़ा रहता है। एक कंप्यूटर वर्म अपनी गतिविधियों को नए इन्फेक्टेड सिस्टम में लोड कर शुरू करता है। वर्म का पहला काम जितने ज्यादा सिस्टम्स में हो सके खुद को फैलाना है। इसके लिए ये खुद को किसी प्राप्तकर्ता के एड्रेस बुक की सूची में मौजूद सभी लोगों को भेज देता है, फिर अपना काम शुरू कर देता है। दूसरी भूमिका उस कार्य को अंजाम देने की है जिसके लिए इसे बनाया गया है और पेलोड प्रोग्राम से जोड़ा गया है। मॉरिस वर्म पहले इंटरनेट का आकार पता लगाने का पेलोड था, पर अब खतरनाक कार्यों के साथ साथ दूसरे अन्य उद्देश्यों में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। अभी हाल ही में ब्लास्टर वर्म काफी चर्चा में रहा था। इसे ऐसे बनाया गया है कि किसी सिस्टम में घुसकर हमलावरों को
दूर से ही सिस्टम का अधिकार दे दे। आजकल सभी वर्म्स फैलने के लिए कमजोरियों का सहारा नहीं लेते। इसके बजाय फैलने के लिए दूसरे तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे ईमेल, सहकर्मी से सहकर्मी या संक्षेप में P2P नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्क और मोबाइल्स आदि। शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS संदेशों में खुद की नकल जोड़कर भेजने या उन वेब पेजेस के लिंक्स जिसमें वर्म की नकल होती है, वर्म्स एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फैलते रहते हैं। इसका मतलब नंदिता मैम, वर्म्स के कई रूप हैं जिनसे हमें सचेत रहने की जरूरत है। हाँ राजेश, वर्म्स कई तरह के होते हैं। वर्म्स के बारे में आगे और जानकारी लेते हैं। वायरस की ही तरह वर्म्स भी कई श्रेणियों में बांटे गए हैं। अच्छा, तो कई तरह के वर्म्स हैं जो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। बेशक राजेश, चलो मैं तुम्हें वर्म्स के कुछ प्रकारों के बारे में बताती हूँ। उनके फैलने की तकनीक के तरीकों के आधार पर वर्म्स को इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले ईमेल वर्म आता है। घुसपैठिए इस तरह के वर्म्स को ईमेल के रूप में सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए बनाते हैं। वो बेकसूर उपयोगकर्ताओं को आकर्षक वस्तुओं की पेशकश करते हैं जो उन ईमेल्स को खोल देते हैं, देखने के लिए कि उनके लिए क्या है उसमें। उसके बाद ये वर्म्स उनके सिस्टम को ठिकाना बना लेते हैं और प्रोग्राम्स को निष्क्रिय या डेटा चोरी कर लेते हैं। ईमेल वर्म्स साधारण दिखने वाली ईमेल्स में दुर्भावनापूर्ण एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अटैचमेंट के रूप में फैलती हैं। उसके बाद ईमेल वर्म इन्फेक्टेड सिस्टम पर दबाव देता है कि वर्म को उपयोगकर्ता के संपर्क सूची में शामिल ईमेल एड्रेसेस पर भेज दे, और जब प्राप्तकर्ता इन ईमेल्स को खोलता है तो ये उस सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। सिस्टम में सक्रिय होने के बाद ये मालवेयर स्वयं को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में दर्ज सभी संपर्क तक पहुंचा लेता है। कहा जाता था कि वर्म को उपयोगकर्ता के सहभागिता की जरूरत थी, पर असली बात तो ये थी कि वर्म डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के सामान्य संचालन के दौरान ही फैल गया था, पीड़ित की बिना जानकारी के। रिपोर्ट्स के मुताबिक मालवेयर ने सन 2000 में लाखों उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया था। ये इतनी जल्दी फैले कि फोर्ड मोटर जैसे बड़े उद्यमों को अपनी ईमेल सेवाएं बंद करनी पड़ीं। सफल ईमेल वर्म्स आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को कई तरीकों से लुभाकर अटैच्ड फाइल्स खोलने के लिए राजी करते हैं। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम आई लव यू खूब चला था, तुमने इसके बारे में जरूर सुना होगा। वो इस तरह के कंप्यूटर वर्म्स के सबसे घातक उदाहरणों में से एक था। ये मालवेयर कई माध्यमों से खूब फैला, जिसमें ईमेल अटैचमेंट भी शामिल हैं, जो टेक्स्ट फाइल्स की तरह लगती थीं। इस वर्म को एक खूबसूरत नाम आई लव यू से भेजा गया और प्राप्तकर्ता इसे डाउनलोड करने और अटैचमेंट खोलने से स्वयं को नहीं रोक सका। सैसर वर्म दूसरा वर्म है जिसने विभिन्न साइट्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सैसर वर्म को जर्मन कंप्यूटर साइंस ने तैयार किया था। ये वर्म पहली बार तब प्रकाश में आया था जब इसने लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विस या संक्षेप में LSASS की प्रक्रिया का फायदा उठाया था, जो सिस्टम में सुरक्षा नीतियों को लागू करती थी। इस वर्म ने तेजी से कई कंप्यूटर्स में फैलने की क्षमता है।
किसी कंप्यूटर पर हमला करने के लिए सेसर वर्म TCP पोर्ट नंबर 445 का प्रयोग करता है। ये किसी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिस्टम में घुसकर रहने लगता है और सिस्टम को खराब कर देता है। थोड़े ही वक्त में सेसर A, सेसर B और सेसर C दुनिया भर के सैकड़ों कंप्यूटर्स को प्रभावित करते हुए पाए गए। वर्म परिवार का W32 सेसर विंडोज 95, 98 और MEOSS वाले कंप्यूटर्स पर भी काम करता है। कुछ सिस्टम में वर्म काफी नुकसान पहुंचाता है, जिससे उसे रीबूट करना पड़ता है। वैसे राजेश, इंटरनेट वर्म्स भी होते हैं जिनसे तुम्हें निपटना पड़ सकता है। इंटरनेट वर्म्स, ये क्या होते हैं नंदिता मैम? अगर इंटरनेट में निर्मित वर्म्स की बात करें तो वे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो पूरी तरह स्वायत्त होते हैं। ये वर्म्स बहुत इन्फेक्शियस होते हैं और ज्यादातर इन्फेक्टेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे अति संवेदनशील सिस्टम का पता लगा सकें और उन्हें इन्फेक्ट करने के बाद ये वर्म प्रक्रिया फिर शुरू कर देंगे। नंदिता मैम, इन खतरों से कैसे निपट सकते हैं? विशेषज्ञों ने इंटरनेट में इन वर्म्स से निपटने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। इंटरनेट वर्म से बचने के लिए सबसे पहले हमें नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रखना चाहिए। इसके बाद सिस्टम की सुरक्षा अपडेट की जांच करते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार इंटरनेट वर्म्स हाल में ढूंढे गए मुद्दों का फायदा उठाने के लिए बनाए जाते हैं और उन सिस्टम को निशाना बनाते हैं जहां ये अपडेट नहीं है। इंटरनेट वर्म्स के बाद फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स का जिक्र आता है। ये फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स क्या होते हैं मैम? अक्सर हम इंटरनेट के जरिए फाइल्स साझा करते हैं। इंटरनेट पर फाइल साझा करते वक्त हमें नहीं पता होता कि वास्तव में क्या डाउनलोड कर रहे हैं। फाइल शेयरिंग वर्म्स इसी का फायदा उठाते हैं। वर्म्स चुपके से साझा फोल्डर में गैर संदेहजनक नाम से खुद की नकल बना लेता है। जब साझा फोल्डर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो अनजाने में वर्म को भी डाउनलोड कर लेता है। ये वहां भी खुद की नकल बना लेते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। फैटबॉट नाम का वर्म इसी प्रकार का था और 2004 में इसी तरह लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया था। इसमें निजी जानकारी चोरी करने की क्षमता थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल है और व्यापक स्तर पर ईमेल्स भेज सकता था। स्टक्सनेट सबसे जटिल वर्म्स में से एक है। ये वर्म ईरान के एक परमाणु संयंत्र में प्रवेश कर गया था और उसके केंद्र पसारी को धीमा करके, जिससे गर्मी बढ़ जाती, संयंत्र को बंद करने का प्रयास किया था। अगर स्टक्सनेट की सटीक परिभाषा दें तो ये सामान्य कंप्यूटर सिस्टम में निष्क्रिय रहता है और खुद को नष्ट कर सकता था। बात 2010 की है, जब स्टक्सनेट साइबर हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर वर्म बना। प्रति परीक्षण की लंबी मेहनत के बाद 2 सुरक्षा शोधकर्ताओं ने इसे आखिरी वक्त में खोजा था। इसने दुनिया भर के हाई प्रोफाइल सुरक्षा विशेषज्ञों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसमें सिमेंटिक सुरक्षा तकनीक और प्रतिक्रिया, जिसे संक्षेप में स्टार दल कहते हैं, उसके लाइम ओ मॉर्श्यू और एरिक शीन भी शामिल थे। काफी रिसर्च के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईरानियन पावर प्लांट में जिस वर्म का इस्तेमाल किया गया था, उसका मकसद
परमाणु हथियारों के उत्पादन को प्रभावित करना था। हालांकि वो हमला नाकाम हो गया था, पर ये कंप्यूटर वॉर्म खतरे के लिहाज से आज भी सक्रिय हैं। वाह, वॉर्म्स इतना सब कर सकते हैं। वास्तव में किसने इन्हें बनाया था नंदिता मैम? विभिन्न एजेंसियों ने राजेश, कुछ अपने फायदे के लिए और कुछ सामाजिक संगठनों के लिए। उन्हें निजी या सामाजिक सिस्टम्स में घुसपैठ कर विनाश करने के लिए बनाया गया है। घुसपैठियों ने कुछ दूसरे प्रकार के भी वॉर्म्स बनाए हैं सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए। वे त्वरित संदेश और चैट रूम के जरिए काम करते हैं। सच में? मतलब चैट रूम या किसी को त्वरित संदेश भेजते वक्त या प्राप्त करते वक्त हमें काफी सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल राजेश, मैं तुम्हें इस तरह के वर्म्स के बारे में और जानकारी देती हूँ। त्वरित संदेश और चैट रूम वर्म्स उपयोगकर्ता की चैट रूम प्रोफाइल या त्वरित संदेश प्रोग्राम की संपर्क सूची का उपयोग कर इन्फेक्टेड वेबसाइट्स का लिंक भेजते हैं। इन वर्म्स और ईमेल्स वर्म्स में काफी समानता है। हालांकि उनकी एक कमजोरी है, वो ठीक एक ईमेल वर्म्स की तरह काम नहीं करते। वो किसी सिस्टम में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, पर इंटरनेट बंद होने पर नाकाम हो जाते हैं। इंटरनेट की जरूरत के मुताबिक ऐसे संदेशों को प्राप्त करने वालों को अपनी निजी जानकारी भेजना जरूरी होता है। अगर निजी जानकारी ना दी जाए तो ये वर्म्स सिस्टम में घुसपैठ नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भेजे हुए लिंक पर क्लिक कर प्राप्तकर्ता को संदेश को स्वीकार करना होता है। ये वर्म्स सिर्फ उन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करते हैं जिन्हें इंटरनेट में इस प्रकार के लिंक्स की कम जानकारी होती है और वो कोई जानकारी लेने के लिए उन लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये वर्म उन सिस्टम्स में प्रवेश कर जाते हैं और फाइल्स या सिस्टम के किसी खास प्रोग्राम को खराब कर देते हैं। एक दूसरा खतरा यूएसबी ड्राइव या जिसे पेन ड्राइव्स भी कहते हैं, उसके उपयोग से है। इन उपकरणों में वायरस या वर्म्स होते हैं जो सिस्टम के लिए खतरनाक होते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर 2009 में सबसे विख्यात वर्म्स में से एक कॉन्फिगर नाम का वर्म बनाया गया था। ये वर्म यूएसबी ड्राइव्स के जरिए ही विंडोज सर्वर सेवा में पहुंचकर फैलने लगा। अच्छा, उनसे कैसे बच सकते हैं? यूएसबी तो हमेशा प्रयोग करते हैं। वर्म्स की हकीकत जानने के लिए जो सिस्टम में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, जानना जरूरी है कि उन्हें निष्क्रिय कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यूएसबी डिवाइसेस के लिए स्वचालित कार्यक्षमता को निष्क्रिय कर दो। उसके बाद जैसे ही आसानी से वो ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे, तुम नेटवर्क की खामियों को ठीक कर सकते हो। तो नंदिता मैम, वर्म्स के बारे में इतना ही है जिससे सतर्क रहना है? रुको, और भी हैं। ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में कुछ पता है राजेश? कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्सेस वो क्या होते हैं मैम? ट्रोजन हॉर्सेस की उत्पत्ति ग्रीक पौराणिक कथाओं से हुई है। इंटरनेट ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में समझने के लिए तुम्हें ग्रीक पौराणिक कथाओं के इतिहास के बारे में संक्षेप से जानना होगा। ठीक है, तो इन पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। ये ग्रीस की एक खूबसूरत महिला जिसका नाम हेलेन ऑफ ट्रॉय था, उसका इतिहास है। उस पर कई राजा एवं राजकुमार अपना दावा जताते थे। संक्षेप में बताती हूँ।
जब ग्रीक्स ने ट्रॉय पर अधिकार करने की कोशिश की तो उन्होंने लकड़ी के एक विशाल घोड़े में कुछ सैनिकों को बैठाकर उसे प्राचीर के सामने रख दिया। इस घोड़े के जरिए किले में घुसने की योजना थी। ट्रॉय के सैनिक अनजाने में उस लकड़ी के घोड़े को किले के अंदर ले गए। उसके बाद घोड़े के अंदर मौजूद सैनिकों ने किले पर धावा बोल दिया और राज्य पर अधिकार कर लिया। इस मालवेयर को बनाने में इसी चालाकी का इस्तेमाल किया गया और उसे उपयुक्त नाम ट्रोजन हॉर्स दिया गया। सिस्टम में प्रवेश मैलिशियस सॉफ्टवेयर से ही हो सकता है और इसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। पहली नजर में ये काफी उपयोगी सॉफ्टवेयर लगता है, पर एक बार कंप्यूटर में इंस्टॉल या शुरू होने के बाद भारी क्षति करता है। बेकसूर उपयोगकर्ता इसे खोलने के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक वैध स्रोत से प्रामाणिक सॉफ्टवेयर या फाइल्स प्राप्त कर रहे हैं। जब ट्रोजन सिस्टम में सक्रिय हो जाता है तो कई प्रकार की मुसीबतें और दूसरी गतिविधियों से फाइल्स को मिटाने और सिस्टम में संग्रहीत सूचना को बर्बाद करने जैसे गंभीर क्षति कर सकता है। कभी-कभी उनका उपयोग कंप्यूटर में पिछला दरवाजा बनाने के लिए होता है, जिससे हमलावर सिस्टम में घुसपैठ कर सकें। इसका मकसद गोपनीय और निजी जानकारी चोरी करना है। हालांकि वायरस और वर्म्स के विपरीत ट्रोजन्स ना ही खुद की नकल बनाते हैं और ना ही किसी फाइल को इन्फेक्ट कर खुद को बढ़ाते हैं। धन्यवाद मैम। अब मैं समझ गया हूं कि सिस्टम में वर्म्स के खतरे से कैसे बचना है। मुझे खुशी है राजेश, तुम सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हो। ट्रोजन हॉर्स वायरस सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है? कई तरीकों से राजेश। चलो, मैं ट्रोजन वायरस के काम करने के कुछ तरीकों के बारे में बताती हूँ। एक ब्लैक डोर ट्रोजन इन्फेक्टेड कंप्यूटर में गलत कार्यों के लिए हमलावरों को दूर से ही अधिकार देता है। वे गलत इरादों वाले हमलावरों को इन्फेक्टेड कंप्यूटर में गलत काम करने का हकदार बनाते हैं। वो फाइल्स को भेज या प्राप्त, मिटा और शुरू कर सकते हैं, डेटा प्रदर्शित और कंप्यूटर को रीबूट कर सकते हैं। हमलावर बैकडोर ट्रोजन्स का ज्यादातर उपयोग इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स के समूह में घुसपैठ के लिए करते हैं, ताकि वो एक ज़ॉम्बी नेटवर्क या मैलिशियस बूटनेट निर्मित कर सकें और आपराधिक उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल कर सकें। एक्सप्लॉइट ट्रोजन का दूसरा प्रकार है, जिसमें मैलिशियस कोड या डेटा होता है जो किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर के कमजोर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पर हमला करता है। पीड़ित के सिस्टम में प्रवेश के लिए हमलावर रूटकिट्स बनाते हैं, पर वो अपनी उपस्थिति या गलत कार्यों को पहचाने जाने से छिपाते हैं, ताकि इन्फेक्टेड कंप्यूटर में बने रहें और अपना काम करते रहें। ट्रोजन बैंकर ट्रोजन का एक प्रकार है, जिसे उपयोगकर्ता के बैंक खाते, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और ई-पेमेंट गेटवे के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल करने के लिए बनाया गया है। ट्रोजन डीडोसर सेवाओं को इनकार करने और पीड़ितों के वेब एड्रेस को इन्फेक्ट करने के मकसद से बनाए जाते हैं। मालवेयर प्रोग्राम पीड़ित के इन्फेक्टेड कंप्यूटर से कई फॉर्म भेजता है और दूसरे कई इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनाता है और हमलावरों को पूरी ताकत के साथ लक्ष्य वाले एड्रेस तक पहुंचाता है
उनके इनकार के बावजूद भी। ट्रोजन डाउनलोडर्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, हमलावरों ने इसलिए बनाया ताकि लक्षित पीड़ित के कंप्यूटर में मैलिशियस प्रोग्राम्स के नए संस्करण को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकें। हमलावरों के ट्रोजन ड्रॉपर को बनाने का मकसद ट्रोजन्स या वायरसेस को इंस्टॉल करना और मैलिशियस प्रोग्राम्स की जांच में पकड़े जाने से बचना है। ज्यादातर पुराने एंटीवायरस प्रोग्राम्स इस ट्रोजन के सभी तत्वों को स्कैन नहीं कर पाते हैं। ट्रोजन फेक एवी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह काम करने का दिखावा करता है। साइबर चोर लक्षित उपयोगकर्ता से पैसे हासिल करने के लिए इनको विकसित करते हैं और बदले में वो खतरों की पहचान करने और उन्हें हटाने का दिखावा करते हैं, पर वो खतरे असल में होते ही नहीं हैं। ट्रोजन गेम थीफ के मुख्य शिकार ऑनलाइन गेम खेलने वाले होते हैं और इसका पहला उद्देश्य उपयोगकर्ता के खाते की जानकारी चोरी करना है। ट्रोजन IM प्रोग्राम्स मुख्य रूप से स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, ICQ, MSN मैसेंजर, याहू पेजर, AOL और दूसरी साइट्स पर उपयोगकर्ता के लॉगिन्स और पासवर्ड्स को हासिल करता है। ट्रोजन रैंसम पीड़ित के कंप्यूटर में डेटा से छेड़छाड़ के लिए बनाया गया है ताकि सिस्टम ठीक तरह से काम न करने पाए और उपयोगकर्ता कुछ डेटा का उपयोग न कर सके। तब अपराधी डेटा में प्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति और कंप्यूटर की कार्यशीलता को फिर सही करने के लिए पीड़ित से फिरौती की मांग करता है। ट्रोजन SMS प्रोग्राम्स पीड़ित के मोबाइल से दूसरे फोन नंबरों पर टेक्स्ट मैसेज भेजता है। ट्रोजन स्पाई प्रोग्राम्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, जासूसी करता है कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग कैसे करता है। उदाहरण के लिए, डेटा का पता लगाना, स्क्रीनशॉट्स लेना या चल रही एप्लीकेशंस की सूची निकालना। हमलावरों ने ट्रोजन मेल फाइंडर प्रोग्राम्स को पीड़ित के कंप्यूटर से ईमेल एड्रेस की जानकारी हासिल करने के लिए विकसित किया। धन्यवाद मैम। अब मैं समझ गया हूँ कि सिस्टम में वर्म्स के खतरे से कैसे बचना है। मुझे खुशी है राजेश, तुम सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हो।